नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस व यूक्रेन में आपसी युद्ध चल रहा है, जिसमें कुशीनगर पडरौना के 38 छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन से 500 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें सकुशल 37 छात्र व छात्राएं अपने वतन लौट आए हैं। जैसा कि जानकारी के अनुसार एक छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। आइए एक छात्र से सीधी बात कराते हैं जो अपने वतन लौट कर आया है। आईकाई रिपोर्टर अरुण के साथ। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं आईकाई न्यूज़। मैं अरुण कुमार आप सभी के बीच मैं आज बैठा हूं और आपको बताना चाहूँगा कि अभी दो देशों के बीच एक युद्ध चल रहा है, जिसमें रूस और यूक्रेन, इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और कहीं न कहीं भारत भी इससे प्रभावित है। क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि भारत के लगभग लाखों छात्र आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं और धीरे धीरे उनकी वापसी हो रही है। आपको बता दें, हम आज ऐसी जगह बैठे हैं जहां के मकान मालिक, जिनका नाम अवधेश कुमार है, उनके भी सुपुत्र हिमांशु अभी वहां से लौट कर आए हैं और वहां की स्थिति के बारे में हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और आइए सीधे हम बात कराते हैं आपसे सबसे पहले इस घर के गार्जियन अवधेश कुमार जी से। नमस्कार सर, आईकाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, मेरा सवाल आपसे है कि आज आपके सुपुत्र वापस आए हैं जी। और इससे पहले आपने जब सुना कि रूस और यूक्रेन आपस में टकराए तो आपकी वेदना उस समय क्या थी? हम लोग तो बहुत टेंशन में थे और जब पता चला अभी कि इमरजेंसी लग गई, तभी से हम लोग टेंशन में आ गए थे और रात और दिन हम लोग एक कर दिए, कहीं नींद नहीं आ रही थी और चारों तरफ हम लोग अपना कांटेक्ट कर रहे थे, कहीं दूतावास से, कहीं अधिकारियों से, कि कहीं से उनको रिलीफ मिले, वो लोग वापस आएँ। इसके लिए हम लोग प्रयास थे, रातों दिन एक कर दिए थे, नींद नहीं आ रही थी, बहुत टेंशन लग रहा था कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इस तरह की स्थिति आ गई थी। अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आपके बालक सुरक्षित हैं और घर पहुंच चुके हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अब तो लग रहा है कि होली दिवाली मेरी आज ही है। बच्चे जब पहुँचे हैं, हम लोग बहुत, पूरे परिवार के लोग बहुत खुश हैं। आप अवधेश के आप हिमांशु के पिताजी थे। आइए हम बात करते हैं हिमांशु से, जो अभी वहाँ से रिटर्न होकर आए हैं, और उनसे पूछते हैं कि आखिर वहाँ के हालात इस समय कैसे हैं और उनकी जर्नी के बारे में भी पूछेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ वापस आए। आइए हिमांशु जी, नमस्कार, आपका स्वागत है आईकाई न्यूज़ में। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने संकटों के बीच घिरे थे, आपको कैसा लग रहा था? कैसा क्या, मतलब इन द सेंस मोटिवेटेड थे। घर वालों का कॉल आता था कि बेटा कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना है, बस सीधा घर आना है, कुछ भी हो जाए, बस इस वजह से। आप वहाँ किस उद्देश्य से थे? हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। वहाँ आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे जी। आपके साथ लगभग भारत के कितने लोग होंगे वहाँ? मेरे इंस्टीट्यूट में लगभग 4 से 5 हज़ार छात्र होंगे। तो मैं एक जर्नी जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हालात हुआ और वहाँ अचानक से ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसके कारण ये सारा युद्ध का माहौल बना, और आप लोगों को कैसे पता चलता था कि कब कहाँ क्या होने वाला और कैसे आपकी वापसी हुई, हम विस्तार से जानना चाहेंगे। पहले तो मतलब आर्मी ने डिप्लॉय कर रखी थी बॉर्डर्स पे, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि वो हमेशा कह रहे थे कि ये इन्वेजन नहीं है, मिलिट्री ड्रिल है। फिर जब 25 तारीख को सुबह में जब इनने बमबारी करी, तब हमारे टीचर्स ने बोला, हमारे क्यूरेटर ने, हमारे जो डीनरी है उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि आप अगले दिन तक इवानो छोड़ के आप सेफ जगह वेस्टर्न बॉर्डर साइड में आप चले जाओ। फिर हम लोग उस 25 तारीख को नहीं, 26 तारीख को सुबह में हम लोग फिर अपने जो भी हमारा हॉस्टल था वहाँ से उसको छोड़ के फिर हम लोग बॉर्डर की तरफ बढ़े। तो हम रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे, सीरत बॉर्डर पे। फिर सीरत बॉर्डर पे हमें 1-1.5 दिन लग गया। फिर हम 27 तारीख को रात में 9:53 पे बॉर्डर की एंट्री मिल गई हमको। फिर वहाँ से लगभग हम गए शेल्टर हाउस में, फिर वहाँ 1 दिन रुके। फिर वहाँ से हमें कैपिटल लेके गया रोमानिया का, बुचारेस्ट। फिर वहाँ पे हम 1 दिन रुके। फिर अगले दिन हमें 2 तारीख की फ्लाइट मिली। आपकी वापसी में गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है? इंडियन गवर्नमेंट का हम जानना चाहेंगे। बहुत बड़ा रोल है
इन द सेंस हमें अगर एम्बेसी अगर अलाउ नहीं करती, बॉर्डर खुलते नहीं, हम अंदर एंट्री नहीं ले पाते, तो इसमें तो बहुत बड़ा हाथ है उनका। और हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई जो आप वहाँ कर रहे हैं, वहाँ के मेडिकल की पढ़ाई में और भारत में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके कारण आपको वहाँ जाना पड़ा? इन द सेंस वहाँ पे बर्डन कम है बच्चों पे, कि लाइक जैसे अगर हमारा एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी, तो हमें एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में ही नहीं ख़त्म करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, 1 सेमेस्टर 1.5 सेमेस्टर मिल जाता है, इतना हमें कंप्लीट करना पड़ता है। सुविधाओं में मेडिकल की जो पढ़ाई होती है उसकी सुविधाओं में भारत और आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे डिफरेंस इन द सेंस मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा करने को मिलता है, और हमारी डेली टेस्टिंग होती है, लाइक हमें डेली टेस्ट देना पड़ता है, एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, हमारा टीचर उस दिन हमारा वाइवा लेता है, तो वाइवा इन द सेंस हमारा डेली होता है, टेस्ट हमारा डेली होता है, ये सब सुविधाएं हैं वहाँ पे, इस वजह से इंसान मतलब एक टॉपिक एक दिन में कवर कर लेता है, ऐसा होता है। बात करें अगर हम शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं ये साबित करती है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई और उसके तरीके में कितना अंतर है, जिसके कारण इन बच्चों को यहाँ से और बाहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ रही है। हालांकि अपने भारत में भी ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सुविधा नदारद दिखने को मिलती है, जिसके कारण अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। अब बात यह है कि आखिर सुविधाओं में क्या अंतर है, ये तो जब हम इसके गहन और अंदर जाएंगे तो हमें धीरे धीरे बातें सब पता चलेंगी। और ये भी तय है कि आखिर बच्चे जब यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं अच्छी सुविधा के लिए ही बाहर जा रहे हैं। इस समय लगभग पूरा परिवार, हिमांशु का पूरा परिवार हमारे साथ है, हिमांशु के दादाजी भी हैं। आइए ज़रा एक बार उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, उनका भी अनुभव एक साझा करते हैं कि आने वाले समय में वो इस समय को कैसा देखते हैं। अगर आज के परिवेश में जो रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके कारण भारतीय बच्चे बहुत परेशान हैं, तो क्या हमारे यहाँ भी वो सुविधा बढ़ सकती है या उससे अच्छी सुविधा हो सकती है, जिससे इन बच्चों को बाहर जाके पढ़ने से अच्छा भारत में भी सुविधा मिल सके? आइए इनके दादाजी से मुलाकात करते हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। आप बच्चा आपका वापस आ गया है, आप संतुष्ट हैं अब? हाँ, बच्चा वापस आ गया है, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं हम। हाँ, बच्चा नहीं आया था तो हम लोग नींद नहीं आती थी हम लोगों को, सोते नहीं थे, हर वक्त बच्चे के इंतजार में रहा करते थे। देखिए, ये होता है परिवार, इसी को कहते हैं परिवार। और ये भारत का संस्कार है कि अपने परिवार के एक सदस्य को अगर कुछ होता है तो पूरे सदस्य को नींद नहीं आती है। और ये संस्कार आए दिन बना रहे, भारत के परिप्रेक्ष्य में बना रहे, हम इसी की कामना करते हैं और अपने दर्शकों से चाहते हैं कि वे भी इस कामना करें कि हम हिमांशु का भविष्य और अच्छी तरीके से आगे बढ़े, ये अपनी पढ़ाई भी करें। देखिए, आप कुछ के पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं। जी, मैं यहाँ पर जो आपदा कंट्रोल रूम बना था, मैं उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, यह बहुत मतलब प्रमुखता से समाचार को निकाला, तो हमें विश्वास होता गया कि निश्चित रूप से हमारी बात ऊपर तक जाएगी और सुनवाई होगी, और हुई है। इसके लिए मैं भारत सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, हमारे जितने सहयोगी हैं, हमारे इष्ट मित्र जितने हैं, जिन्होंने फ़ोन करके हालचाल हमेशा लेते रहे और हमारा ढाढ़स बढ़ाते रहे कि बच्चा आपका सब वापस आएगा, आप घबराएं नहीं, मैं सबका अपने तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आज बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ICAN न्यूज़ आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और हम ये भी कामना करते हैं कि जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करें तो समाज के हित में भी कुछ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ICAN न्यूज़ में शामिल होने।